यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन की ये रेगुलर फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब में, जिसके अंदर हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट्स चैप्टर शुरू किया था और आज सीटिंग अरेंजमेंट्स का है लेक्चर नंबर 3। तो आई होप आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अभी भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करना बाकी है, ठीक है। बाय टुमारो आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो 4 लेक्चर लगेंगे, एक लेक्चर इसके बाद और लगने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट। मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स एलआर स्टैट्स, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अनअकैडमी स्पेशल क्लास, हमारा एक चैप्टर सर अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर भी पैरेलली चल रहा है। तो डेली एट 3 PM इन द आफ्टरनून हम लोग इक्वेशंस चैप्टर स्पेशल क्लास पर कर रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको स्पेशल क्लास बता दूं, अनअकैडमी के ऐप पर होने वाली फ्री क्लास इज कॉल्ड एज स्पेशल क्लास। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है या वेबसाइट से लॉगिन करना है और उस क्लास में आके आप सीधे उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है, जिसके थ्रू आपको एक गूगल ड्राइव का फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको एक वर्चुअल लाइब्रेरी की शीट मिलेगी। उस शीट के अंदर आपको हर एक चैप्टर जो मैंने करवा दी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो भी स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ उनका लेक्चर वाइज लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे चैप्टर हो चुके हैं और ये चैप्टर्स हम कर रहे हैं अभी, और ये 4 चैप्टर्स हम और करेंगे। एंड जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है भाई वो इस बार नया नहीं करवाऊंगा फिर से यूट्यूब में, दैट यू कैन डू फ्रॉम द ओल्ड वीडियोस। तो बाहुबली सीए टीम, ये वो टीम है सर जो आप लोगों के लिए दिन रात लगी रहती है फ्रॉम द रेगुलर बैचेस टिल द एग्जाम्स इन द फॉर्म ऑफ एवरी सपोर्ट लाइक रिविजन्स, मैराथॉन्स, वार्म अप क्विज एंड व्हाट नॉट। सो मंजिल 2.0 बैच, इस बैच को ज्वाइन करके आप मेरे साथ पूरा सीए फाउंडेशन मैथ्स एलआर स्टैट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टीम यहाँ पर आपको पढ़ा रही है और पूरा का पूरा सिलेबस सीए फाउंडेशन का इसमें करवाया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बैच पहले शुरू हो चुका है, लेकिन भाई समय है अभी भी आपके पास, अभी भी आप जुड़ सकते हो, अभी भी जितना समय है उसमें आप रेगुलर बैच कर सकते हो। भले आपको कुछ पोर्शन रिकॉर्डेड करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी अटेम्प्ट स्किप करने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो मैं आपको बता दूं 2 अगस्त मतलब कल से एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया था, तो अब आप अपना एग्जाम फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ICAI के ही पोर्टल से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, 1500 रुपीज़ की फीस होती है। तो भाई जल्दी से जल्दी जैसे समय मिले, फंड्स अरेंज हो जाएं, आप लोग प्लीज़ अपना एग्जाम फॉर्म भरना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्जाम दिसंबर में नहीं दे पाएंगे। ओके जी? यस सर। तो आई होप यू गाइज आर रेडी। सर एक बार आप पहले ये तो बता दीजिए कि होमवर्क की रिपोर्टिंग क्या है। तो चलो भाई होमवर्क की रिपोर्टिंग भी बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये लो होमवर्क की रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये कल का वीडियो था, अंशिका, अक्षत, हिमांशु, मनदीप एंड अमीशा, कृष्णा, क्यूबी, हेना, शिवानी, इन सभी लोगों ने जो है अभी तक इसका होमवर्क अपडेट दे दिया था। ये वीडियो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग लेक्चर शुरू होने से पहले भी रिपोर्टिंग करेंगे, बट बिकॉज इट्स अ प्रीमियर सेशन और मुझे इसे सुबह रिकॉर्ड करना होता है, तो आई विल नॉट बी एबल टू नेम ऑल ऑफ देम। तो कोशिश करिए कि भाई अगर आप रात को होमवर्क कर लें तो रात को ही उसकी रिपोर्टिंग कर दिया करें, ठीक है जी? चलो ओके, रिपोर्ट नो प्रॉब्लम। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप भी है तैयार। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से एक बार लाइव चैट में हो जाए सर विक्ट्री साइन एंड वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 हमको मिलेगा 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 मिल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको होमवर्क दिया गया था। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी प्रॉब्लम गई होगी। एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं। A5 इज अबव A1, A5 इज अबव A1 एंड A4 इज अंडर A2, A4 इज अंडर मतलब नीचे, एंड A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1। तो ये यहां से यहां आ जाएगा A4, ठीक है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो यहां पर आ जाएगा A3। आपसे पूछा जा रहा है हु इज एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, तो सीढ़ियों में सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? सबसे नीचे बैठा हुआ है A3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन है सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही इजी था। बिल्कुल सही बोल रहे हो बैट बनी, इट वॉज रियली इजी वन जेमिन, बिल्कुल सही। चलो अब जो हम 13 वाला करने वाले हैं सर, उसमें बड़ा मजा आएगा। तो अगर आपने ये ट्राई किया है, आई रियली अप्रिशिएट यू। अगर आपको ट्राई किया और आपसे बन गया, वेरी गुड। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ भूल के एकदम ध्यान से पूरे फोकस के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहां से वहां बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाना, बिल्कुल पूरे फोकस के साथ इस क्वेश्चन को करना।
बहुत अच्छा सीखने मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। गुड, चलो। तो आज रविवार का दिन है और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रविवार के दिन कौन क्लास लेता है। कभी कभी लेना पड़ता भाई, है ना। कभी कभी जब मुझे पता है कि मेरे संडे को कोई प्लान्स नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर डिले करने का क्या मतलब है। अगर संडे के कोई प्लान्स होते हैं तो मैं नहीं लेता। मुझे इस बार पता था कि संडे को मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए मैं ले लिया था भाई। जहां भी मेरे को घूमने जाना था मैं सुबह होके आ गया था। चलो, सो A to H seated in a straight line facing north. C sits fourth left of G. सबसे पहले तो A to H जो लिखा हुआ है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो A to H की काउंटिंग करके रख लो, A B C D E F G H, 8 पीपल। इससे मुझे पता चल गया कि देर आर 8 पर्सन्स। नाउ C sits fourth left of G. C sits fourth left of G. सोचिए, सही लिखा मैंने मिनी डायग्राम। C जो है वो G से चौथे नंबर के लेफ्ट में, फर्स्ट मिनी डायग्राम हो गया। ठीक है सर, पहली लाइन डन। दूसरी लाइन, D sits second to right of G. D sits second to right of G. तो D जो है G के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, मतलब D यहां है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजी था। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A. सिर्फ 2 ही लोग जो हैं D और A के बीच में बैठ सकते हैं। अब यहां से कैच शुरू होता है। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हो सकता है कि क्योंकि D और A के बीच में 2 लोग हैं तो हो सकता है कि मैं A को यहां रख दूं कि भैया हाँ D और A के बीच में 2 लोग हैं, या तो फिर मैं A को यहां रख दूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि A को राइट में रखूं कि लेफ्ट में। अब मैं आपको एक क्लू देता हूं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 लोग हैं और अगर आप D के राइट में A को रखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग तो बैठने ही नहीं है ना भाई। 10 लोग तो बैठने ही नहीं है। तो D के अगर राइट में तुम 1 2 स्पेस छोड़ के फिर A लिखते हो तो पूरे लोगों की काउंटिंग तो 10 जा रही है। इससे अपने आप समझ में आ गया कि ये जो लिखा हुआ है ना, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A, मतलब A आएगा तुम्हारा लेफ्ट में। ये कैच था भाई सवाल का। मैंने तुमको बना के भी दिखाया राइट में और फिर गिनवा के भी दिखाया कि भाई अगर मैं राइट में बना दूंगा और गिनूंगा इट विल नॉट वर्क। ठीक है, समझ गए ना। चलो, नाउ B एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, B और F बगल बगल में है। मैं तेरे अगल बगल हूं, तू मेरे अगल बगल है। नेक्स्ट, B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A. B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A. B इसके बाजू में नहीं आएगा। अब देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 लोगों की जरूरत है तो 8वीं जगह यहां भी हो सकती है या फिर यहां भी हो सकती है। चाहे 8वीं जगह कहीं भी ले लो तो भी तुम्हारे पास खाली पेयर के लिए तो एक ही जगह बच रही है, पेयर के लिए। फिर से सुनिएगा मेरी बात क्या बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे पास ये 7 लोग हैं तो उसको 8 बनाने के लिए या तो राइट में एक 8वां आएगा या तो इस तरफ लेफ्ट में एक पहला आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। चाहे इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे ये वाली खाली जगह देख लो, सभी जगह एक ही बंदा आ सकता है। अगर B और F अगल बगल हैं तो हमको B और F को यहीं डालना पड़ेगा। अब B और F में से कौन सी जगह को कहां रखूं? तो सर क्योंकि लिखा हुआ है कि B इज नॉट अ नेबर ऑफ A, B A के बाजू में नहीं आएगा तो B यहां रख दो, F यहां रख दो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। फिर लिखा हुआ है H इज नॉट नेबर ऑफ D। अब जो H है वो D के बाजू में नहीं आएगा, ना तो यहां आएगा ना तो यहां आएगा। इससे ये श्योर हो जाता है कि तुम्हारा H यहां आएगा। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि यहां H आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब इस बॉक्स की जरूरत नहीं है। बता दो मुझे अब कौन बच गया है। हु इज लेफ्ट हियर? A B C D E बच गया है। E को यहां लिख देते, बैलेंसिंग फिगर। अभी सिर्फ हमने अरेंजमेंट बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अरेंजमेंट समझ में आया है। सो H C B F A G E D, दिस इज वन ट्रायल, दिस इज वन ट्रायल। लेट मी रिपीट अगेन, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना उसमें कोई दम की बात नहीं है। द एंटायर कोर ऑफ द क्वेश्चन, द एंटायर कॉन्सेप्ट वो यहां तक था बस। उसके बाद इसको देख के तो कोई भी आंसर दे सकता है कि कौन लेफ्ट में बैठा है, कौन चौथे नंबर पर बैठा है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है। उसमें कोई दम की बात थोड़ी है भाई। दम की बात कहां है? यहां तक पहुंचने में। तो ये वाली बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इस बार मैं अलग टाइप से रिपीट करने वाला हूं, पूरा क्लियर कर दिया फिर से। एक बार मैंने रेड कलर से रिपीट किया था, एक बार ब्लू कलर से रिपीट करता हूं। शायद रेड से समझ में नहीं आया था तो ब्लू से आ जाए। चलो सेकंड ट्रायल।
A to H मतलब 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। C जो है फोर्थ लेफ्ट है G का, C G के फोर्थ लेफ्ट में, तो ये G है अगर 1 2 3 4। D सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ G, D सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ G, तो D यहां के सेकेंड में है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A, अगर D और A के बीच में 2 लोग आ सकते हैं, तो अगर मैं इस तरफ डाल दूं A को तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? टोटल काउंटिंग मेरी 8 से ज्यादा हो जा रही है, इसका मतलब A इस तरफ आएगा A। ठीक है, ये क्लियर हो गया। B और F इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। अब अगर B और F पेयर में है, बाजू बाजू में है, अगल बगल हैं, तो यहां तो आ नहीं सकते, यहां भी आ नहीं सकते, सिर्फ एक ही जगह पेयर वाली जगह बची हुई है। अब सवाल ये उठता है कि BF लिखूं या FB लिखूं, तो क्योंकि लिखा हुआ है कि B इज नॉट अ नेबर ऑफ A, तो B A के बाजू में नहीं आएगा, तो B यहां आएगा, और अगर B यहां आएगा तो F यहां आ जाएगा। फिर बचता है H। H बोलता है कि मैं D के अगल बगल नहीं आऊंगा, तो H को यहां आना पड़ेगा, और जैसे ही H यहां आएगा तो एक ही जना बच गया E। एक बार दिमाग की बत्ती जला दीजिए। अब मैं लाइव चैट देखूंगा और सही में देखना चाहता हूं कि 2 बार में बताने के बाद, एक बार रेड कलर से एक बार ब्लू कलर से, क्या सभी लोगों को ये अरेंजमेंट क्लियर हुआ है या नहीं। एवरीवन प्लीज। जैमिन, बैड बनी, समीर, आलिया, इशित, निधि, अतूफा, वरद, खुशी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग गाइस। आए हाय मजे आ गए, बहुत बढ़िया। गेमर भी, संध्या चौरसिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग गाइस। अब हम लोग इसी अरेंजमेंट के हिसाब से 13, 14, 15, 16, 17 पांचों क्वेश्चन वन शॉट में कर डालेंगे। HCBFAGED मैं लिख देता हूं यहां पर, HCBFAGED। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। Who among the following sit exactly in the middle of the person who sit 5th from the left and the person who sit 6th from the right। तो पहले ये 2 लोगों को पता करते हैं अपन लोग, कौन है ये 2 लोग। अरे कौन हो तुम लोग? 5th from the left, 5th from left, कौन है सर 5th from the left? सर लेफ्ट से 5वें नंबर पर है 1 2 3 4 5 A, और उसके बाद Who is 6th from the right? 6th from the right कौन होगा? तो 6th from the right होगा 1 2 3 4 5 6 B। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में कौन बैठा है। Who is sitting exactly between these 2 people? तो A और B के बीच में कौन बैठा है? 13 नहीं है, ये B है, तो A और B के बीच में बैठा हुआ है F। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एवरीवन आर यू विथ मी? वेरी सिंपल। ठीक है, HCBFAGED। चलो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C? थर्ड टू द राइट ऑफ C, 1 2 3 A। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया सर? वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला था, एक बार अरेंजमेंट बन गया फिर पांचों क्वेश्चन तो चिल टू आराम से हो जाएंगे। सो HCBFAGED अगेन। सो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन? H और D। ऑप्शन डी, H और D होगा ना कॉर्नर में। ठीक है, वॉट इज द पोजिशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू F? तो HCBFAGED। वॉट इज द पोजिशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू F? सर F के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। विथ रिस्पेक्ट टू F मतलब F के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि H कहां बैठा है। तो F के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1 2 3 लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। 16 का आंसर आ गया है, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, चलो नाउ HCBFAGED। HCBFAGED। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन A एंड E? A और E के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अरे एक ही तो बैठा है भाई, एक ही तो बैठा है G, ओनली 1।
तो 17 का आंसर हो गया ए। चलिए सर, इसके साथ हम लोगों ने एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन कर लिया है। अब इससे एक लेवल और ऊपर जाने वाले हम लोग। ये जो 18 से 22 वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मजेदार सवाल है भाई, इसमें और ज्यादा दिमाग के तार खुलेंगे। पहले बताइए 13 to 17 सबको समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती, आगे बढ़ सकता हूं मैं 18 में? कुछ रिपीट तो नहीं करना है? कहीं दिक्कत परेशानी समस्या कुछ तो नहीं है? ठीक है सर, नो शंका, नो सवाल, नो दिक्कत, नो परेशानी। हाँ वरद बेटा, आज सेट्स का क्लास नहीं हो पाया था, इवनिंग में आई वॉज नॉट अवेलेबल। एक्चुअली आई वॉज वर्किंग ऑन इनकम टैक्स रिटर्न, इस वजह से मैंने आज क्लास नहीं ली, बिकॉज इसके बाद अगले वीकेंड तो ड्यू डेट आ जाएगी, तब टाइम मिलेगा नहीं, तो रिटर्न्स में लगे हुए थे यार। फिर मैंने बोला कि चलो आज की क्लास रहने देते हैं, कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो गुड। इशित बोल रहे हैं 18 को ट्राई किया लेकिन बना नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई किया, दैट्स गुड, रियली अप्रिशिएट, वेरी गुड। चलो अब मैं करवाऊंगा, ठीक है? इसमें मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप करके दिखाओ, टाइमर दे रहा हूं ना, डज नॉट मेक मच सेंस। बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको आपको समझना होगा, पूरा दिल लगा के समझना होगा इसको, ठीक है? पूरा दिल से समझना होगा। दिल से समझोगे तो दिमाग में आएगा, और दिमाग से समझोगे तो दिल में नहीं आएगा, ठीक है? तो दिल से समझना पड़ेगा, फिर दिमाग में तो आ ही जाएगा। चलो, 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। भी फेसिंग किस भी तरफ उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो लाइन बना के करना है। अगर वो फेसिंग वेस्ट है तो हम ऊपर की तरफ वेस्ट बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट द पॉइंट इज हाउ मेनी पीपल आर देयर टोटल। सर साफ दिया हुआ 10, सो देयर आर एग्जैक्टली 10 पर्सन्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पूरा ए से लेके जे तक के अल्फाबेट जो है यही लोगों के नाम है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम। B and F are not sitting on either of the edges. इससे ये समझ में आ गया, B and F not extreme, ये दोनों एक्सट्रीम्स पर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम अरेंजमेंट बनाएंगे, कहीं कॉर्नर में गलती से B और F ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। G is sitting left of D and H is sitting right of J. G is sitting left of D and H is sitting right of J. ठीक है, नो प्रॉब्लम। देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, तो एक तो ये तरीका पॉसिबल है, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, या फिर ये तरीका पॉसिबल। दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ई डैश 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 ए या फिर ए डैश 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 ई, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन में। अगला, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी। अब ये जो नॉर्थ लिख दिया ना, यहां पर पूरे जज्बात बदल गए, पूरी कहानी बदल गई। यहां साउथ लिख दिया, अरे सर अभी तक तो राइट लेफ्ट की बात चलती थी, ये नॉर्थ साउथ कहां से आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सभी लोग फेस कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो चलो मान लो मैं ये देख रहा हूं और मेरा ये वेस्ट है, ठीक है? ये मेरे लिए वेस्ट है, ये मेरे लिए वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट। वो वेस्ट है, ये ईस्ट है, उस तरफ हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ, और इस तरफ हो जाएगा साउथ। अब भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को देखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर नॉर्थ का मतलब राइट है या लेफ्ट है? सर यहां नॉर्थ का मतलब राइट, तो अगर फेसिंग वेस्ट में है तो नॉर्थ तुम्हारा राइट बनेगा। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, फेसिंग वेस्ट लिखा है ना, कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसके राइट साइड में नॉर्थ आता है और उसके लेफ्ट साइड में साउथ आता है। तो भले या नॉर्थ साउथ लिखा है, पर असेंशियली तुमको समझना है कि वो राइट कहना चाहता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है? तो आई इज राइट ऑफ बी, तो बी आई हो गया, और एफ इज साउथ ऑफ डी, मतलब एफ डी के साउथ में, मतलब लेफ्ट में। कैसा लगा भाई? सबसे अच्छा पॉइंट तो यही था इसमें। हाँ सर। नाउ जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे ए और डी के बीच में बैठा है, जे इज बिटवीन ए एंड डी। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जे बीच में बोला है ना, डी और ए का राइट लेफ्ट थोड़ी पता है मुझे। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है।
लाइक दिस। इन दोनों में से भी कोई एक पॉसिबल है अरेंजमेंट, और लिख देता हूं, दोनों में से कोई एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो कितने सारे मिनी डायग्राम बन गए सर, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैंने सिर्फ मिनी डायग्राम्स बनाए हैं। तो क्वेश्चन का पहला फेज हुआ है मिनी डायग्राम्स। पहले मिनी डायग्राम्स को देख लो और दिमाग की बत्ती जला दो कि मिनी डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं। फिर मैं अगले स्टेप में जाऊंगा जहां इनको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो पहले मिनी डायग्राम्स देख लीजिए। क्या सभी लोगों के दिमाग में मिनी डायग्राम्स आ गए हैं? क्या मैंने जितने भी मिनी डायग्राम बनाए हैं क्या आप लोगों को क्लियर हैं? क्या लैंग्वेज के साथ मैच खाते हैं? एक बार रिपीट भी कर देता हूं। बी और एफ कॉर्नर में नहीं रहेंगे, जी डी के लेफ्ट में है, एच जे के राइट में है, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ई और ए के बीच में 4 लोग, ई और ए के बीच में 4 लोग। नॉर्थ का मतलब वो डायग्राम बना के समझा दिया था, राइट। तो आई इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड एफ इज ऑन द लेफ्ट मतलब साउथ, साउथ मतलब लेफ्ट, एफ लेफ्ट ऑफ डी। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है एफ और ई के बीच में है, एफ और ई के बीच में। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच डैश डैश सी, सी डैश डैश एच। डन है सर। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम न को होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो अब मैं क्वेश्चन के अगले फेज में जाने वाला हूं। इनको कनेक्ट कैसे करें सर? हाउ डू वी कनेक्ट देम? एक एक करके, बिकॉज वी हैव 10 पीपल। 6 तो मुझे यही नजर आ रहे हैं, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 तो यहां नजर आ रहे हैं। अगर ये और ये ग्रुप जुड़ गया तो 10 हो सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, अब जो राइट लेफ्ट वाली चीजें दी हुई हैं, जैसे यहां दिया हुआ है EGF या DJA, GD, GH, इनको कैसे लिंक करें सर? कैसे लिंक करें इनको? तो चलो मैं सबसे पहले तुमको एक बढ़िया सी हिंट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर GD के लेफ्ट में, यहां पर देख के तुमको कंफ्यूजन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर G के आजू बाजू में E और F है तो फिर G के राइट में D कैसे हो सकता है? याद करो पहला लेक्चर जब मैंने बताया था, कभी कभी ये जो लेफ्ट लिखा होता है ना, हो सकता है कि ये सिर्फ लेफ्ट हो, इमीडिएट लेफ्ट ना हो। और वो अब क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देख के मुझे समझ आ रहा है। क्या आपको आ रहा है? जब मैंने पहले इसको लिखा G सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, तो मुझे लगा G और D अगल बगल में, लेकिन जब मैंने नीचे देखा कि G E और F के बिल्कुल बगल में, बीच में बैठा हुआ है, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई जो मेरा G है ना, वो D के बगल में एकदम एडजेसेंट, इमीडिएटली लेफ्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है, सिर्फ लेफ्ट है, ये नॉट इमीडिएट। तो ये पढ़ के नहीं समझ में आता, ये थोड़ा आप ओवरऑल व्यू देखते हो ना, तब समझ में आता है, नॉट इमीडिएट। ठीक है सर। उसके बाद J और H में भी देख लो आप। अगर आप J और H में भी देखने जाओगे तो J के तो आजू बाजू में A और D है, फिर J के राइट में H कैसे आ सकता है? फिर से वही बात। तो यहां जो राइट लिखा हुआ है वो भी नॉट इमीडिएट। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? ये आपको पढ़ के नहीं पता चल सकता, जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं इस चीज का वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था कि कभी कभी सिर्फ राइट जो लिखा होता उसका मतलब इमीडिएट राइट नहीं होता। यहां पर वो चीज क्लियर हो रही है दिमाग में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। डी यहां इस वाली फैमिली में बिलोंग कर रहा है, जी इस वाली फैमिली में बिलोंग कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये जी वाला जो पोर्शन है ना, ये डी वाले पोर्शन के लेफ्ट में, भले टच ना हो लेकिन लेफ्ट में। जी का दोस्त देखना, जी का दोस्त कौन है? हु इज द फ्रेंड ऑफ जी? सर जी का फ्रेंड है, जी का फ्रेंड है, ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं ना ये। जी का फ्रेंड है ई और डी का फ्रेंड है, डी का फ्रेंड है ए। जी का फ्रेंड है ई, जी का फ्रेंड है ई, जी का फ्रेंड है ई, और डी का फ्रेंड है ए। आसपास हैं वो लोग। तो अगर G इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, इफ G इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, इसका मतलब E इज
लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि ये उनके करीब होगा, जी वालों के करीब, और ए डी वालों के करीब होगा। क्योंकि जी लेफ्ट साइड में है तो जी का दोस्त भी लेफ्ट में होगा, क्योंकि डी राइट साइड में है तो डी का दोस्त भी। तो बताइए मुझे सारे बच्चे, ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में क्या मैं सेकेंड डायग्राम को एलिमिनेट कर सकता हूं? मैंने सेकेंड डायग्राम को एलिमिनेट कर दिया। मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 5 चीज तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ई इज लेफ्ट ऑफ ए, उससे मैंने इसको अप्रूव कर दिया। ये बहुत बड़ा कैच था, पहला कैच। क्यूटी भाई बहुत बढ़िया। अतूफा थोड़ा रुक जा भाई मेरे, इतनी बार लिंक बताता हूं क्लास में, कभी उसको खोल के देख लिया कर, वहां लिखा हुआ टॉपिक 1 2 3 सब कुछ मेरे भाई। चलो फिर से रिपीट करता हूं ना ये वाली बात, दोस्ती यारी वाली जो बात है ना, उसको फिर से रिपीट करता हूं। यारी दोस्ती ताजा माजा, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। सर देखिए, क्योंकि ये आसपास है, आसपास मतलब इनमें ज्यादा गैप नहीं है, तो डी की दोस्ती ए के साथ है, आजू बाजू में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते। सिमिलरली ई और जी की दोस्ती है। इस वाली इंफॉर्मेशन में जहां लिखा हुआ है कि जी जो है वो डी के लेफ्ट में है, तो ये पूरा पोर्शन ई वाला लेफ्ट साइड में होगा और ये ए वाला पोर्शन पूरा राइट साइड में होगा। ये बात भी क्लियर है। ये पहली बात हो गई। अब एक और दोस्ती यारी करवाता हूं तुमको मैं, वन मोर दोस्ती यारी करते हैं हम लोग। जे, सर जे इज अ फ्रेंड ऑफ, जे इज फ्रेंड ऑफ ए। हाँ, जे इज फ्रेंड ऑफ ए, सही बात है सर। एंड एच इज फ्रेंड ऑफ नोबडी, एच तो एच है, एच का तो पूरा ग्रुप यहां पर डला हुआ है। तो अगर जे लेफ्ट में है एच के, जे अगर लेफ्ट में है एच के, जे इज लेफ्ट ऑफ एच, तो इसका मतलब ए इज ऑल्सो लेफ्ट ऑफ एच। ए इज ऑल्सो लेफ्ट ऑफ एच। और अगर मुझे पता चल चुका है कि ए जो है ए इन लोगों के लेफ्ट में है, और अगर ये 6 लोग हैं तो ये इनके राइट में चला जाएगा। अगर ए इज लेफ्ट ऑफ एच तो एच इज राइट ऑफ ए। इससे मुझे एक और चीज क्लियर हो गई सर कि ई डैश 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 ए, एच डैश डैश सी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि एच डैश डैश सी हो। बताऊं क्यों? क्योंकि एच लेफ्ट में है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है सी डैश डैश एच हो जाए। तो मैंने अभी दोनों ऑप्शन को जीवित रखा है, ई 1 2 3 4 ए, सी डैश डैश एच। लेकिन यह मुझे क्लियर हो चुका है अब कि ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के राइट में है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि जे की दोस्ती ए के साथ है, एज पर दिस इंफॉर्मेशन जे की दोस्ती ए के साथ है, और जे के राइट साइड में एच वाला ग्रुप है, तो ए के भी राइट साइड में एच वाला ग्रुप होगा, ए के भी राइट साइड में। आई होप। और इससे ना हमारी काउंटिंग मैच हो रही है, सबसे बड़ी बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अरेंजमेंट को लेके जाता हूं नेक्स्ट लेवल पे। अब ई के लेफ्ट में तो खाली जगह है नहीं, मतलब श्योर हो गया कि ईजीएफ होगा, ईजीएफ होगा। ए के राइट साइड में तो एच या सी बैठे हुए हैं, तो ये भी श्योर हो गया कि ए के लेफ्ट में डी और जे आएंगे। वाओ वाओ। अब 2 ही पेयर बच गए हैं, और वो 2 पेयर में कौन आने वाला है? बी और आई तो बचे हुए हैं बस, बी और आई, बी और आई। तो बी और आई को यहां डाल दो। सर लेकिन एक चीज तो आखिरी तक क्लियर नहीं हुई कि एच लेफ्ट में होगा, सी राइट में होगा, या फिर सी लेफ्ट में होगा और एच राइट में होगा। ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो कभी कभी सवालों में कुछ इंफॉर्मेशन आखिरी तक ओपन छोड़ देता है, और ऐसे केस में हमारे एक से ज्यादा डायग्राम सही होते हैं। इसका मतलब ये डायग्राम भी हमारा करेक्ट है और ये डायग्राम भी करेक्ट है। तो विद द गिवन इंफॉर्मेशन बोथ द डायग्राम्स आर करेक्ट। और ये चीज मैं आपको प्रूव करवाऊंगा आगे क्वेश्चन में जाके। करवाऊं प्रूफ? ये देखो, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 7th प्लेस पर कौन बैठा हुआ है?
1 2 3 4 5 6 7, पहले डायग्राम के हिसाब से H, दूसरे डायग्राम के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 C। तो सर इस सवाल का आंसर तो H आएगा या C? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसको टिक करूं, किसको टिक करूं, किसको टिक करूं। भाई ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी को देखो, इससे प्रूव हो गया कि हमारे दोनों डायग्राम सही हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया था जल्दी तुमको वो चीज समझाने के लिए कि भाई ये दोनों डायग्राम सही हैं, लेकिन अभी मुझे एक बार और समझाना है पूरा। मैंने मिनी डायग्राम में तो तुमसे कंफर्मेशन ले ली, लेकिन मिनी डायग्राम बनाने के बाद जो लिंकेज किए हैं ना भाई, लेवल है उनमें, लेवल। ये जो दोस्ती यारी वाली बातें करी है ना, उसमें लेवल है। फिर से रिपीट करता हूं, है ना, अपना फोकस और बढ़ाइए, मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझ पे भरोसा रखिए, आपको समझ में आएगा। सेल्फ बिलीव भी रखिए और मुझ पे भरोसा रखिए। ध्यान से एक बार और सुनेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से। सर सबसे पहली बात, मैं इस इंफॉर्मेशन को देखता हूं, जीडी। जब मैंने जीडी को देखा ना, तो जीडी को देख के मुझे ये लगा कि अगर जीडी के लेफ्ट में है तो फिर ये वाला तो पूरा डेटा ही गलत हो गया कि जी इज बिटवीन ई एंड एफ, क्योंकि जी के तो अगल बगल में ई और एफ बैठे हुए हैं और यहां के हिसाब से तो जी के बगल में डी है। फिर मुझे दिमाग में याद आया कि अच्छा, यहां पर इमीडिएट वर्ड तो लिखा ही नहीं था, मतलब हो सकता है कि जी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, नॉट इमीडिएट। तो जी जो है वो डी के लेफ्ट में है, नॉट इमीडिएट। वही सेम चीज मैंने यहां जब देखा, जे के अगल बगल में ए और डी है, जबकि मैंने तो जे के राइट में एच लिख के रखा हुआ है। फिर मुझे क्लिक हुआ, अच्छा मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मुझे ये मीनिंग लेना है कि ये इमीडिएट राइट नहीं है, नॉट इमीडिएट, जस्ट राइट। फाइन सर। अब ये जो बड़े डायग्राम थे दोनों, इसमें से मुझे एक को चूज करना था कि किसको सही रखना है, ई लेफ्ट में आएगा ए राइट में या फिर ए ई। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो, अगर जी डी के लेफ्ट में है, ये जी डी के लेफ्ट साइड में है और जी की दोस्ती यारी ई के साथ है, जी की दोस्ती यारी ई के साथ है, और डी उसके राइट में है और डी की दोस्ती यारी ए के साथ है, क्योंकि ए जे डी बगल बगल में। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि अगर जी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये डायग्राम मेरा सही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि जो हमको जे और एच दिया हुआ था, जे की दोस्ती ए के साथ है। हाँ सर, जे की दोस्ती ए के साथ है और जे के राइट साइड में एच बैठा हुआ है। तो अगर तुमने ऑलरेडी ए को यहां बिठा दिया था और ए के राइट साइड में अगर एच है, क्योंकि ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये दोनों बॉक्स, ये ई वाले ए वाले ग्रुप के राइट में आएंगे। सर राइट में तो थोड़े दूर भी हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं, लेकिन 10 की काउंटिंग है। अगर 6 लोग यहीं हो गए हैं और उसके राइट में 4 लोगों को डालना है तो चिपका के रखना पड़ेगा। सोचो ना, अगर 6 लोग यहां हो गए हैं और तुमको बोला जा रहा है कि ए के राइट में 4 और हैं, तो वो 4 को तुम गैप लेके थोड़ी रख सकते हो, तुमको टच करके ही रखना पड़ेगा, तभी 10 की काउंटिंग कंप्लीट होगी। अगर तुमने गैप कर दिया तो 10 की जगह 11 या 12 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो ई ए एच डैश डैश सी डैश डैश एच, ये क्लियर हो गया। अब ये जो बीच में ब्लू कलर से मैंने लिखे हैं वो तो सिंपल है भरना, क्योंकि ई के लेफ्ट में कोई है नहीं, तो ईजीएफ लिख दो, ईजीएफ लिख दो। क्योंकि ए के राइट में तो एच और सी आ गए हैं, तो ए के लेफ्ट में जगह बची है डी और जे के लिए, ए के लेफ्ट में बची हुई है। एक और जगह से ये चीज प्रूव हो जाती है, एफ डी एफ डी एफ डी, डबल चेक हो गया। ये जो 2 खाली जगह बची वहां बी आई आ जाएगा, बी आई आ जाएगा, खत्म। तो दोनों डायग्राम हमारे सही हैं। इसके हिसाब से अब हम लोगों को आंसर देना है। तो कितने लोगों को लिंकेज समझ में आया? थोड़ा कोशिश करना बेटा, और अगर अभी नहीं आया ना कोई बात नहीं, घर जाके शांत दिमाग से ये वाला पार्ट फिर से देख लेना, चाहो तो टाइम स्टैम्प लिख के रख लो अपने पास, ताकि बाद में रेफरेंस के लिए तुमको ईजी रहेगा। अब हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से आंसर देते हैं सारे के सारे। तो ये वाला आंसर तो हमने कर लिया है कि अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग चालू करें तो कौन आएगा? सर एच भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। Who among the following is definitely sitting at one of the end? इसमें से कोई तो ऐसा है जो वन ऑफ द कॉर्नर पे बैठा ही बैठा है। सर उस तरफ का कॉर्नर का तो कोई श्योरिटी नहीं है, सी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, लेकिन इस तरफ के कॉर्नर में पूरी श्योरिटी है ई ही होगा। आंसर विल बी ई,
कितने लोगों को 19 का आंसर समझ में आ गया? ई। ठीक है मेरे भाई, है ना? चलो, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ो, कुछ भी पेपर में आ सकता है। और क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग नंबर डले हुए हैं, मतलब ये 5 नंबर का सवाल है। मतलब हो सकता है ऐसा एक सवाल आ जाए पेपर में जिसमें एक साथ सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आ जाएं एक ही सवाल में, हो सकता है। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई? आई के बगल में कौन है? सर आई के बगल में अगर देखा जाए तो बी और सी भी हो सकता है और बी और एच भी हो सकता है। तो आइदर बी सी और बी एच। आई के बगल में आइदर बी सी और बी एच। तो मैंने बोला बीसी को टिक करूं या बी एच को टिक करूं? मैंने बोला आइदर वाला ऑप्शन होना चाहिए। आइदर वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर तुम बीसी को टिक कर देते तो बी एच बुरा मान जाएगा, और बी एच को टिक कर दोगे तो बीसी बुरा मान जाएगा। तो तुमने बोला भाई मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं दी हुई है और दोनों में से कोई भी सही हो सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि मैं ये बोल दूं कि भाई तुमने ऐसे ऑप्शन ही नहीं दिए हैं कि मैं किसी एक को टिक कर सकूं। आई कैन नॉट डिटरमाइन द सिंगल आंसर, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज सेफर ऑप्शन हियर। ठीक है ना? या तो वो ऐसा लिखने की बजाय अगर ऑप्शन डी में ऐसा लिख देता ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दैट वाज फाइन। लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करूं? फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी? सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, जी। डी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर जी बैठा हुआ है ही नहीं ऑप्शन। अच्छा है, ये रहा ना ऑप्शन है। अगला, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु बिकेम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई? बोल रहा है जी और एच अपनी जगह बदल देते हैं, जी और ए अपनी जगह बदल देते हैं, तो ई का इमीडिएट नेबर कौन होगा? देखो अभी ई का इमीडिएट नेबर कौन है? अभी ई का इमीडिएट नेबर है जी, और जी और ए अपनी जगह बदल देते हैं तो ई का इमीडिएट नेबर हो जाएगा ए। जी और ए अगर अपनी जगह स्वैप कर देते हैं तो ई का नेबर कौन बन जाएगा? पहले जी था, अब ए बन जाएगा, ओनली ए। तो आंसर विल बी ओनली ए, ओनली ए। इसके साथ हमारा 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो गए। कैसा लगा भाई? एंजॉयड और नॉट एंजॉयड? मजा आया? दिमाग के तार खुले? लोड नहीं लेना है कि इजी क्यों नहीं है सब कुछ। भाई सब कुछ इजी होता तो बाकियों में और तुम्हारे में फर्क क्या होता? फिर तुम सीए करने आए हो, कुछ टफ करने आए हो, कुछ टफ करने आए हो तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, दिमाग भी ज्यादा चलाना पड़ता है, उसका रिवॉर्ड भी तुमको मिलता है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत बैठोगे अरे यार ये तो टफ है। अरे इजी करने थोड़ी आए हो भाई, बीकॉम बस कर लेते ना, इजी करना था तो कोई बात थी क्या? तो अपने आप के स्पिरिट को चेंज करो, पॉजिटिविटी लाओ और एक फाइटर बनो, एक वॉरियर बनो, है ना? तभी एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे। गुड, बढ़िया सर। सो क्रेविंग करने से कोई मतलब नहीं है भाई, टफ चीजों को भी एंजॉय करने का। अब क्योंकि मैंने आपको 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आज करवा दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्राई मारना चाहिए आपको ये वाला क्वेश्चन कल के लिए। ट्राई, इसको मैं कल करवाऊंगा क्लास में, इसको आज आप ट्राई करना। तो अब हम लोग सर चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक में, क्योंकि हमने सिंगल रो में काफी टाइम दे दिया है। अब हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 2 रो सीक्वेंस। बड़ा है, इजी है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 रो सीक्वेंस इज ऑल्सो अमेजिंग, आराम से समझते हैं। चलिए, तो 2 रो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? तुम ऐसे समझो कि मान लो, अच्छा पहले मैं होमवर्क लिख देता हूं यहां पर, 23, 24। ठीक है, सो 2 रो सीक्वेंस। समझिए कि एक टेबल है, एक टेबल, रेस्टोरेंट में आप लोग गए हो और ऐसे चेयर लगी हुई है, छह लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर बैठे हैं मिस्टर पी, यहां पर बैठे मिस्टर ए, क्यू, मिस्टर सी, आर और बी। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना है। हु इज
अपोजिट ऑफ पी। पी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ? अपोजिट मतलब आमने सामने जो होता है ना, कि मैं तेरे सामने बैठा हूं। हु इज अपोजिट ऑफ पी? सर पी के जस्ट अपोजिट में बैठा है बी। द आंसर इज बी, नो प्रॉब्लम। चलो अगला सवाल, हु इज राइट ऑफ सी? सी के राइट में कौन बैठा हुआ है? मिस्टर सी के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है? गिव मी द आंसर क्विकली। तो मिराज आलम, भूमि, ध्रुव, बैड बनी, जैमिन, सभी लोग आंसर दे रहे हैं आर, एंड विच इज करेक्ट आंसर आर। बिल्कुल सही है, अभी तक आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी है। एक और सवाल, हु इज राइट ऑफ ए? चलो ए के राइट में कौन बैठा हुआ है? हु इज द राइट ऑफ ए? ए के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है? ए के दाएं तरफ तो अभी तक जो हमारे आंसर आ रहे थे वो सबके एक जैसे आ रहे थे, लेकिन ये जो मैंने तीसरा सवाल पूछा है ना, इसमें हमारे बच्चों का दो ग्रुप बढ़ गया है। एक ग्रुप आंसर दे रहा है पी और एक ग्रुप आंसर दे रहा है क्यू। मैंने सवाल पूछा है हु इज द राइट ऑफ ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमने बस बिना देखे कि ये इसके राइट में है क्यू आंसर दे दिया, बट क्यू इज नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर इज पी। अब तुम पूछोगे क्यों और कैसे? देखो मेरे भाई, ये सारे लोगों का चेहरा इस तरफ है, इस तरफ है, खाना खाने बैठे हैं ना, और ये सारे लोगों का चेहरा इस तरफ है। अब तुम खुद इमेजिन करो यार, जिस व्यक्ति का चेहरा इस तरफ है उसका ये राइट साइड होगा और उसका ये लेफ्ट साइड होगा ना। तो बताइए हु इज द राइट ऑफ ए? ए के राइट में पी है। एक बार इमेजिन तो करो, ए जो है ना उस तरफ नहीं देख रहा जिस तरफ तुम देख रहे हो। दिस इज यू, ये तुम हो, तुम भी ऐसे बैठे हुए हो इस तरफ नजर करे हुए, तो ए तुम्हारे अपोजिट साइड में देख रहा है, तो ये ए का राइट थोड़ी हुआ, ये तो तुम्हारा राइट है। ए को तो तुम ऐसे पलटा दो और उस हिसाब से इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा हुआ है जिसका चेहरा तुम्हारी ओर है उसका राइट क्या होगा, ऐसे इमेजिन करके ए का आंसर दो। अब बताइए कितने लोगों को ये वाली चीज क्लियर हुई है? टेल मी, दिमाग की बत्ती जलाइए अगर आंसर पी थर्ड वाले का समझ में आ रहा है तो। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बिल्कुल सही बात है बैड बनी, बस ए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये तो समझ में आना चाहिए, ए का चेहरा किस तरफ है, अकॉर्डिंगली आंसर देंगे आप, तभी तो काम बनेगा ब्रो। who is diagonally opposite to B? ये सवाल क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। हु इज डायगोनली अपोजिट टू बी? डायगोनली अपोजिट टू बी, हु इज डायगोनली अपोजिट टू बी? बी के डायगोनली अपोजिट कौन है? समीर मेरे भाई, मैंने अपोजिट वर्ड नहीं लिखा है, मैंने डायगोनली अपोजिट वर्ड लिखा है। तो डायगोनल्स ऐसे होते हैं, डायगोनल ये और ये डायगोनल्स हैं, तो क्यू बी के डायगोनल अपोजिट क्यू, क्यू का डायगोनल अपोजिट बी, पी का डायगोनल अपोजिट आर और आर का डायगोनली अपोजिट पी, तो यहां पर आंसर आ जाएगा क्यू। चलो ये कुछ टर्म्स मुझे आप समझानी थी, अब ये समझा देने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, तो हम लोग अब सीधे क्वेश्चन में जाते हैं। ये एग्जाम्पल मुझे करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि यही सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। चलो ये रहा सवाल, और ये सवाल आप लोग बढ़िया तरीके से ट्राई करो, मैं आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूं,
उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुम बस समझने की कोशिश करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। लो, कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझा दिया है, अब तुमको ये टर्म्स समझ में आ जाएंगी पूरी की पूरी। बस तुम ट्राई करो, अपना बेस्ट दो। नाउ द डाइस इज इन योर टेबल। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जल्दी से आंसर दे दो ना, लेक्चर का टाइम हो रहा है। अर्चित ने आंसर दे दिया है ऑप्शन बी। अंशु ने आंसर दे दिया ऑप्शन ए। आदित्य राज ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन बी। बैड बनी ऑप्शन बी। आदित्य राज ऑप्शन बी। सुंदर कुमार वरद ऑप्शन बी। संजना शाह ऑप्शन बी। ईशा इशित भास्कर भास्कर का ऑप्शन ए। अब मेरी बारी है। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट की तुमको जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी पहले ही आंसर देने लगे बच्चे लोग, क्योंकि तुम लोग समझ गए हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। सो 6 person MNOPQR sitting in 2 row, 3 person in each row and both the rows are in front of each other। बिल्कुल सही बात है। तो the diagram is like this। Three seats and 3 seats। These 3 people are looking here and these 3 people are looking here। पहले इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। Now the first information that is given in the question, Q is not at the end of any row। Q is not at the end, which means Q is middle। अब वो कहीं भी मिडिल हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, वो हमको नहीं पता, पर Q is in middle। P is second the left of R। P is second the left of R। इससे ये समझ में आ गया कि P और R कॉर्नर में है, और ये मैं ना नॉर्थ फेसिंग मान के बोल रहा हूं, नॉर्थ फेसिंग। साउथ फेसिंग होंगे तो उल्टे हो जाएंगे, अभी नॉर्थ फेसिंग मान के बोल रहा हूं कि P is second to the left of R। O is the neighbor of Q। O is the neighbor of Q। चलो, इससे मेरे को ये समझ में आ गया है कि क्योंकि O Q के नेबर में है, मतलब Q P और R के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ 3 लोग हैं, तो Q के अगल बगल में अगर PR होते तो Q के आजू बाजू कोई और नहीं आ सकता था, लेकिन क्योंकि बोल दिया है कि Q O is the neighbor of Q, मतलब ये लोग दूसरे पाले में, एंड डायगोनली अपोजिट टू P। तो O जो है, O is डायगोनली अपोजिट टू P। तो इससे भी समझ में आ गया कि अपोजिट साइड में बैठे हैं। N इज द नेबर ऑफ R। ओहो, N इज द नेबर ऑफ R। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, PNR हो गया। Who is in the front of N? सर डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल इतना इजी है। अगर एक तरफ का मिडिल N है तो दूसरी तरफ का मिडिल क्या होगा, बिना डायग्राम बनाए। कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है डज नॉट मैटर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि सोचो तुम, पहली ही लाइन से तुमको पता चल गया था कि Q मिडिल में है, फिर P और R के बीच में N आ गया तो N भी मिडिल में है। अब एक मिडिल और दूसरे मिडिल तो सामने सामने अपोजिट होंगे, तो पूछ रहा है N का अपोजिट कौन है, शॉर्ट Q होगा। अब चाहे तुम किसी को ऊपर डाल दो किसी को नीचे डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर लिख दूं PNR तो Q तो सामने यही आना है ना भाई। और अगर मान लो तुम ऐसा ना लिख के उल्टा लिख देते डायग्राम, PNR ऐसा फेस कर रहे हैं ये लोग, मान लो इस तरफ, तो भी इसके अपोजिट में तो Q ही आएगा ना दोस्त।
अब तुम चाहो चाहो पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हैं। पूरा कैसे बना सकते हैं, मतलब पूछा नहीं है, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। यहां क्यों है, ओ इज डायगनली अपोजिट टू पी, तो ओ यहां आ जाएगा, तो एम बच गया, एम यहां आ जाएगा। और वही इसको पूरा करना हो तो पी के जस्ट अपोजिट में ओ, एम यहां आ जाएगा। दोनों डायग्राम सही है, पर कोई भी डायग्राम ले लो भाई, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, आंसर तो क्यों ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वाला सवाल अब, एकदम क्लियरली, एकदम रापचिक तरीके से बता दो भाई, आयो ना? ओह, आयो रे आयो रे आयो रंगीलो मेहमान। ये तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन 8। ये तो बन भी जाएगा बिल्कुल, जो हमने अभी किया है ना उसी के जैसा है। ये वाला अभी हम लोग कर लें, ये कल करें, फिर नहीं इसको भी कल करते हैं, चलो छोड़ो, हो गया आज का सेशन खत्म है। ये करके भी नहीं आना तुमको, तुम सिर्फ क्वेश्चन 8 ट्राई करके आओ, फिर बाकी मैं कल करवाता हूँ, ठीक है? बाकी रिमेनिंग हम लोग कल करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, दीज 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। हे गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। तो भाई अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और उन लोगों तक ये लेक्चर पहुंचा देना, शेयर कर देना जिनको इसकी नीड हो। एंड जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है भाई, उसकी रिपोर्टिंग जरूर आप कर दें कमेंट बॉक्स में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी सिंसियरिटी को, आपके सीरियसनेस को शो करती भाई, और उसे देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, इवन इफ इट इज अ फ्री क्लास, द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट इन अ सिंसियर मैनर। ओके जी, तो होपिंग दैट आप सभी लोग जो है अपनी होमवर्क की रिपोर्टिंग करेंगे कमेंट बॉक्स में आफ्टर द क्लास इज ओवर। सो मंजिल 2.0 बैच। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, देखो अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, वहां पर आपको, जैसे आपने सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लिया 6 महीने का, तो जिस दिन से लिया वहां से लेके 6 महीने तक आपको फाउंडेशन का पूरा कंटेंट एक्सेसिबल है। कोई भी बैचेस, जितनी बैचेस हैं सारी की सारी, सर कोई लेक्चर हो चुका है मेरे जुड़ने के पहले, हाँ वो भी देख सकते हो रिकॉर्डेड। जो अभी होने वाले हैं लाइव, वो भी देख सकते हो। सर मुझे एक साथ 2-2 बैचेस से पढ़ना है, यस कर सकते हो। सर मुझे एक सब्जेक्ट इस टीचर से, वो सब्जेक्ट दूसरे टीचर से, बिल्कुल कर सकते हो। सर अनलिमिटेड व्यूज हैं, व्यूज भी अनलिमिटेड है, सिर्फ वैलिडिटी का ध्यान रखें अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका अटेम्प्ट हो उस हिसाब से वैलिडिटी लो। और फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू विल हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ द एंटायर फाउंडेशन कंटेंट। तो यार देर किस बात की, जल्दी से जाइए, मेरा कोड CAPRANAV, CA आपका एम, प्रणव मेरा नेम, इसका यूज करिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता, उनको बता देता हूं कि कैसे लिया जाता है सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, unacademy.com, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, लॉगिन करोगे, चाहे ऐप से करो चाहे वेबसाइट से करो, एक ही बात है। उसके बाद यहां पर आपको गोल सिलेक्शन में जाना है सीए फाउंडेशन के अंदर। जैसे वहां जाओगे आप, तो ये आपके पास होम पेज आएगा, इसमें आप व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाना, तो प्लस, आइकॉनिक, सेंटर, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। प्लस या आइकॉनिक में से आप कोई भी ले सकते हो, आपकी बजट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ देखो आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24, जैसे यहाँ 14,500 6 मंथ का है। समय समय पे ऑफर आते रहते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रेफरल कोड, आप रेफरल कोड डाल दो, जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कल ही हमारा डिस्काउंट अभी खत्म हुआ 25% ऑफ वाला, ऐसे समय समय पे डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो उस समय जो भी बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, अगर आप कोड यूज करोगे तो। प्लस आइकॉनिक आप चेंज भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर जैसे आपने कोड लगा और आपको डिस्काउंट मिल गया अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। सर हमें सिर्फ सब्जेक्ट का लेना है, सर पूरे फाउंडेशन का नहीं लेना, सिर्फ आपकी बैच लेनी है। अब सुनो, सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन में एक लिमिटेशन है, वो ये कि आप उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड बैच देख सकते हो। अगर आपको लाइव बैचेस देखने हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मेन वाला ही लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाइज में, जैसे कि मैंने जो बैच कंप्लीट कर दिया है जून 23, हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अभी भी ओल्ड एप्लीकेबल है दिसंबर वालों के लिए, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली जाना है स्टोर वाले सेक्शन में, जैसे अभी आप यहाँ गए थे ना, उसकी जगह स्टोर में जाना है। स्टोर में फिर आप देखोगे ना तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, ये देखो 84 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और 2499 मतलब 2500 रुपीज बिफोर डिस्काउंट। कोड लगाओगे तो उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। You can use my code whenever you want to join any special class or you want to buy any subscription.
CAPR, यानी भी बस स्पेलिंग गलत मत करना। एंड PDF की लिंक जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स की मॉड्यूल की, वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पर। एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना अगर आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। एंड लाइक एंड शेयर तो आप बिल्कुल कर ही दोगे, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।